वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर 1। एक बहुत बड़े विले के सर्वेंट रूम में एक लड़की सो रही थी। सुबह के 5 बजे हैं। एक औरत आती है और उस सोती हुई लड़की को एक लात मारती है, जिससे वो लड़की उठ जाती है। डरते हुए आंखें खोलती है और बोलती है, चाची आप यहाँ। तो उसकी चाची बोलती है, सिमरन जल्दी उठकर सारा काम निपटा दे, 10 बजे पापाजी आएंगे तब तू अपने पुराने रूम में चली जाना। जब तक पापाजी है वहीं रहना, बाद में वापस इसी रूम में रहना है और पापाजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। बेचारी सिमरन डरते हुए उठती है, फ्रेश होकर रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। इस परिवार में सिमरन के दादाजी मिस्टर आदित्यनाथ मेहरा, बड़े पापा वेदांत मेहरा, बड़ी मम्मी निशा मेहरा, उनका एक बेटा आशु और एक बेटी आशी है, जिनकी उम्र 24 साल की है। दोनों जुड़वा हैं। आशु मेहरा अपनी खुद की कंपनी वेदांत इंडस्ट्री के सीईओ हैं। ये परिवार बनारस में रहता है और आज आदित्यनाथ जी के साथ मुंबई आ रहा है कुछ दिनों के लिए। सिमरन के चाचा विजय मेहरा, जो कि बहुत लालची हैं, चाची लता मेहरा और इनके बड़े बेटे का नाम नितिन, उम्र 23 साल और बेटी नव्या, उम्र 22 साल है। नितिन मेहरा कंपनी का सीईओ है। इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, मतलब सिर्फ अपने से है। ना तो कभी सिमरन को डांटा, ना ही कभी प्यार किया। नव्या दिखने में ठीक ठाक है, रंग हल्का सावला, कद 5.2 फीट है, लेकिन ये खुद को बहुत सुंदर समझती है। सिमरन को बहुत परेशान करती है, अभी बीबीए कर रही है। सिमरन आज बहुत खुश है क्योंकि उसके दादाजी आ रहे हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी परिवार वालों से भी सिमरन बहुत प्यार करती है। बाकी उससे कोई नहीं करता है, क्यों नहीं करता ये उसे भी नहीं पता, लेकिन वो पूरी कोशिश करती है कि बाकी सब भी उसे प्यार दे। सिमरन नाश्ता बनाकर अपने रूम में जाती है। उसका ये रूम उसके दादाजी ने तैयार करवाया था। पिंक और ब्लू कलर है पूरे रूम में, पर्दे चादर सब पिंक और ब्लू कॉम्बिनेशन में है। कुल मिलकर बहुत सुंदर रूम है, लेकिन बेचारी को इस रूम में रहने को जब दादाजी आते तभी मिलता है, वरना सर्वेंट रूम में रहना पड़ता है। वो अपनी अलमारी खोलकर पहनने के लिए ड्रेस देखती है, सब पुरानी होती है नव्या की, लेकिन वो कुछ ना सोचते हुए एक टॉप और सिंपल ब्लू कलर की स्कर्ट पहन लेती है। सिमरन का रंग गोरा, आंखें भूरी है, पलकें बड़ी और घनी है, कद 5.6 फुट, उम्र 21 साल है। सिमरन रेडी होकर नीचे आती है। हॉल में उसकी चाची और नव्या बैठी थी। आज तो घर में नौकर काम कर रहे थे, नहीं तो उन सब काम बेचारी सिमरन को ही करना पड़ता है। जैसी घड़ी में 10 बजते हैं, बाहर पोर्च में कारों के हॉर्न की आवाज आती है। सिमरन दौड़ कर जाने वाली होती है तो नव्या उसका हाथ पकड़कर रोक देती है और बोलती है, यही खड़ी रह, कोई जरूरत नहीं है। वो वही खड़ी हो जाती है। दादाजी अंदर आते ही सिमरन को आवाज देते हैं, सिम्मी बेटा कहाँ हो। दादाजी सिमरन को सिम्मी कहते हैं। सिम्मी उनके पास जाकर उनके पांव छूती है, वे उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। सिम्मी अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के भी पांव छूती है, वे ओके बोल देते हैं, उसके सिर पर हाथ तक नहीं रखते तो भी वो खुश हो जाती है। अपने आशु भाई और आशी दी के पास जाती है। आशु तो प्यार से गले लगाकर उसके सिर पर किस करता है और आशी ठीक है बोल देती है। सभी हॉल में आकर बैठते हैं, सर्वेंट पानी पिलाते हैं। लता सभी को नाश्ता करने का बोलती है तो सभी फ्रेश होने के लिए अपने रूम में जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता करने के लिए आते हैं। आज सिम्मी भी सभी के साथ बैठकर नाश्ता करती है। तभी दादाजी कहते हैं कि सिम्मी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बेचारी क्या बोलती कि कॉलेज में एडमिशन तो हुआ, लेकिन कॉलेज कभी कभी जा पाती है। चाची सिम्मी को आंख दिखाती है तो सिम्मी कहती है, अच्छी चल रही है दादाजी। आशु प्यार से सिम्मी को कहता है, सिम्मी आप नाश्ता करके रेडी हो जाना, मार्केट चलना है। निशाजी बोलती है, क्या काम है मार्केट में। आशु बोलता है, सिम्मी को ड्रेस दिलानी है कल के लिए। तभी चाची कहती है, कहाँ जरूरत है, सिम्मी के पास बहुत ड्रेसेस है, दिलानी है तो नव्या को दिला दो, उसके पास नहीं है। आशु और दादाजी को सब पता था कि किसके पास है और नहीं, कौन कैसा है, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलते। आशु बस यही कहता है, सिम्मी को रेडी होने के लिए बोला है तो टाइम से रेडी हो जाना, मुझे कुछ नहीं सुनना। सिम्मी ठीक है भाई बोलकर अपने रूम में चली जाती है। नव्या पूछती है, कल क्या है। नव्या पूछती है, कल क्या है, तो दादाजी बोलते हैं, कल हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। लता बोलती है, बाबूजी स्पेशल गेस्ट है क्या। दादाजी कहते हैं, ऐसा ही समझो, मेरे सबसे अजीज दोस्त का परिवार आ रहा है कल लंच पर। निशा बोलती है, बाबूजी आप अब बता रहे हैं, हमने कुछ तैयारी तो की ही नहीं। बहू कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब रेडी है कल के लिए। नव्या और आशी बोलती है, भाई आप केवल सिमरन को नई ड्रेस दिला रहे हैं, हमें नहीं। दादाजी बोलते हैं, आप दोनों हर महीने कितनी शॉपिंग करती हैं, आपके पास ड्रेसेस की कमी नहीं है और लेनी है तो अपनी माँ को बोलो, वो दिला देगी।
इसी बीच सिमरन रेडी होकर आ जाती है और बोलती है भाई चले। लता कहती है हाँ जाओ, वो भी बड़े गुस्से से। निशाजी आशु को बोलती है तुम्हें अपनी कंपनी का कोई काम नहीं है क्या जो फालतू काम के लिए जा रहे हो। चैप्टर 2। सिमरन की आंखों में नमी आ जाती है, वो चुपचाप खड़ी रहती है। आशु बोलता है चले सिम्मी, और दोनों मार्केट चले जाते हैं। आशु एक बड़े से मॉल लेकर जाता है, वहां उसे 4-5 ड्रेसेस दिलाता जय। वो मना करती है पर नहीं मानता, फिर उसे कैफेटेरिया में लेकर जाता है और उसकी पसंद की डिशेस खिलाता है। इधर घर पर निशा और लता दोनों गुस्से में होती है। आशी और नव्या सिमरन के खिलाफ और भड़का देती है। अब चारों को उसके आने का इंतजार था कि वो आए और उसे डेटें। थोड़ी देर बाद आशु और सिमरन आते हैं, इनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स देखकर चारों जल जाती है। दादाजी सिम्मी को अपने रूम में जाने का बोलते हैं और वो चली जाती है। सभी अपने रूम में चले जाते हैं। सिमरन अपने रूम में जाकर बैग्स बेड पर रखती है। इतने में आशी और नव्या आ जाती है और ड्रेसेस दिखाने का कहती है। भोली सिम्मी बहुत क्रेज से उन्हें अपनी ड्रेसेस बताती है। दोनों बहुत चालाक होती है। वो प्यार से बोलती है सिम्मी हमारे पास तो ऐसी ड्रेसेस है ही नहीं, हमें तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद आई है, ये तो हम ले लेते हैं। बेचारी सिम्मी कुछ नहीं बोल पाती और दोनों वो सारी ड्रेसेस लेकर चली जाती है। सिम्मी खाली बैग देखती है और दुखी हो जाती है। फिर वो सोचती है कोई बात नहीं, मेरी बहन ही तो है, वैसे भी मुझे आदत है पुराने ड्रेसेस पहनने की। थोड़ी देर बाद वो नीचे जाती है। जब वो निशाजी के रूम के बाहर से गुजरती है तो उसे निशाजी और लता के आपस में बातें करने की आवाज़ आती है। निशाजी कहती है पापाजी ने इस अनाथ सिमरन को पता नहीं क्यों यहाँ रखा हुआ है, जिसके माँ बाप दोनों का कोई पता नहीं, मर गए हैं या कहीं छुप गए हैं, सारी प्रॉपर्टी हमारी है और इसके नाम की हुई है। तभी लता कहती है इसके माँ बाप इसको पसंद नहीं करते थे इसलिए छोड़कर चले गए। उस दिन जब ये 1 साल की थी तब ये बोल कर गए थे कि मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन वापस आए ही नहीं। पापाजी ने कितनी कोशिश की दोनों को ढूंढने की, लेकिन मिलना तो दूर कोई सुराग तक नहीं मिला। मजे तो लगता है इस लड़की से पीछा छुड़ाकर आराम से कहीं सेटल हो गए होंगे। वैसे भी इसका बाप हमारे परिवार का था ही नहीं, पता नहीं पापाजी ने उसे बचपन से पाला, कभी बताया ही नहीं कि किसका बेटा है या किस खानदान से है। इसका बाप भी अनाथ था और ये भी अनाथ है, हमें इसका बोझ उठाना पड़ रहा है। बेचारी सिम्मी दुखी होकर वापस अपने रूम में चली जाती है। आज उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। भगवान से बोलती है आपने मुझे क्यों इस धरती पर बोझ बढ़ाने के लिए भेजा। अगर मेरे मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं थी तो मुझे पैदा होते ही मार देते, ऐसा जीवन तो नहीं जीना पड़ता। वो अपने आप को कोस रही थी, तभी दादाजी की आवाज़ आती है जो उसके रूम में इसके पास खड़े उसे बुला रहे थे। वो जब सामने देखती है तो दादाजी दिखाई देते हैं। वो एकदम से खड़ी हो जाती है और पूछती है क्या हुआ दादाजी, आप यहाँ मुझे बुला देते। दादाजी कहते कोई बात नहीं बेटा, मुझे आपसे कोई बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ चला आया। दादाजी कहते हैं कल मेरे दोस्त का परिवार लंच पर आएगा, मैं चाहता हूँ आप भी उनसे मिलो, जानो पहचानो। सिम्मी ने कहा ठीक है दादाजी। दादाजी चले जाते हैं और सिम्मी चुपचाप अपने बेड पर बैठकर अपनी किस्मत के बारे में सोचने लग जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। मीर उसे चाय के लिए बुलाने आती है। वो मेड के साथ ही नीचे चल देती है। हॉल में सभी बैठे थे, वो भी आकर बैठ जाती है, लेकिन आज उसे सब बेगाने लग रहे थे। तभी नव्या बोलती है दादाजी कल कौन कौन आएंगे। दादाजी कहते हैं मेरा दोस्त, उसकी पत्नी और उनके बच्चे। आशी कहती है बच्चे। तभी दादाजी कहते हैं कल पता चल जाएगा। लता निशा को इशारा करती है तो निशा कहती है पापाजी जब आपके दोस्त का परिवार आए तब वहाँ सिर्फ घर वाले ही हो तो अच्छा हो, नहीं तो बातें बनती देर नहीं लगती, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर सिम्मी समझ जाती है कि उनके कहने का मतलब क्या है। तभी दादाजी कहते हैं हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं, आप अपने काम से काम रखिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आशी कहती है मम्मा हमारे बीच बाहर वाला कौन है। निशाजी कहती है कोई बेशर्म जिसे खुद के पेरेंट्स ही छोड़ गए हमारी छाती पर मूंग दलने को। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। लता सिम्मी पर आंखें निकालती है जैसे उसकी वजह से निशाजी वहां से चली गई। सिम्मी को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था पर बेचारी वहां सभी के सामने रो भी नहीं सकती। वो वहां से चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और सोचने लगती है आज रात सभी की और खुद की परेशानी खत्म कर दूंगी। सिमरन अपने रूम में जाकर बैठ जाती है और अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचने लगती है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि उसके पेरेंट्स उसे जानबूझकर छोड़ गए। वो अपने आप से कहती है कि मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता ही नहीं अपना सके, फिर इन घरवालों की क्या गलती इस वक्त सबसे ज्यादा आइमरन की है जो उसने सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया। वो कहते हैं ना कि कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी गलत हो सकता है। वही सिमरन के साथ हुआ जो उसने उन औरतों पर विश्वास कर लिया जो विश्वास करने लायक बिल्कुल नहीं थी। चैप्टर 3।
सिमरन अपने रूम में जाकर बैठ जाती है और अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचने लगती है। उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि उसके पेरेंट्स उसे जानबूझकर छोड़ गए। वो अपने आप से कहती है कि मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता ही नहीं अपना सके, फिर इन घर वालों की क्या गलती इस वक्त सबसे ज्यादा इमरान की है, जो उसने सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लिया। वो कहते हैं ना कि कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी गलत हो सकता है। वही सिमरन के साथ हुआ, जो उसने उन औरतों पर विश्वास कर लिया जो विश्वास करने लायक बिल्कुल नहीं थी। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, लेकिन सिमरन को एक बार ये भी सोचना चाहिए था कि जो पेरेंट्स अपनी बेटी को 1 साल तक पाल सकते वो उसे यूं छोड़कर क्यों जाएंगे। छोड़ना ही था तो उसके पैदा होते ही छोड़ देते, पर उस वक्त सिमरन ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसे तो बस अपनी जिंदगी बहुत बुरी लग रही थी। उसे अपने जीवन से घृणा हो रही थी। कैसे भी करके इस जीवन से छुटकारा पाना था जो उसने सोच लिया था। इधर कालिया आज मार्केट में थी। आश्रम के बच्चों की जरूरत का सामान खरीदने आई थी। सामान लेने के बाद वो रोड क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके सिर से खून निकल रहा था। उसके आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग उसे पास के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां उसका इलाज शुरू होता है। डॉक्टर उसको चेक कर कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंट केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और पुलिस को कॉल करते हैं। जो लोग उसे लेकर आए थे वे डॉक्टर से उसे देखने का बोलते हैं। डॉक्टर अपना इलाज शुरू कर देते हैं। चेक करने के बाद कहते हैं कि इनकी हालत बहुत नाजुक है, इन्हें बचाना मुश्किल है, फिर भी हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे। काली को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। बाहर 1-2 लोग होते हैं, पुलिस भी होती है। डॉक्टर कहते हैं इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो, हम इन्हें बचा नहीं सके, सॉरी। पुलिस पता लगती है तो पता चलता है कि ये एक अनाथ आश्रम में रहती है। वहां की केयर टेकर को फोन कर बुलाया जाता है और सारी कार्यवाही पूरी कर काली के शव को उनको दे दिया जाता है। आश्रम में सभी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि काली सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी। काली का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर सुबह जैन सिमरन की आंख खुलती है तो उसे सब कुछ अजीब सा लगता है। वो सोचती है मैं तो मार्केट गई थी, वहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फिर मजे कुछ याद नहीं आ रहा है। दिमाग पर बहुत जोर देने पर याद आता है मुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए। मैं ये कैसे, ये तो मेरा रूम नहीं है। वो परेशान होकर अपनी आंखें बंद कर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उठकर वो बाथरूम में जाने लगती है तो बेड के साइड में रखे ड्रेसिंग टेबल में उसे अपनी छवि दिखाई देती है। वो आश्चर्यचकित हो जाती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। वो सोचती है मैं एक रात में कैसे बदल गई, ऐसी काली थी और अब एकदम सुंदर हो गई। अरे ऐसा है तो मेरा एक्सीडेंट पहले ही हो जाता, मैं पहले ही सुंदर हो जाती, ऐसी काली तो नहीं रहती। वो फ्रेश होकर आकर बेड पर लेट जाती है, तभी उसका सिर दर्द होता है और उसे अपनी शरीर की मालकिन जो सिमरन थी उसके जीवन की सारी बातें दिमाग में आना शुरू होती है। वो ऐसे लगभग आधे घंटे तक लेटे रहती है और सिमरन से जुड़ी सभी बातें याद आ जाती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसने अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सुना और अपनी बेवकूफ़ी से कैसे रात को बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर मौत को गले लगा लिया। काली को बहुत दुख हुआ सिमरन जे बारे में जानकार की कितनी भोली लड़की थी जो किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप सब बातें सुन लेती थी। काली ने सोचा कोई इतना सीधा कैसे हो सकता है जिसने अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर खुदकुशी कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, अब सिमरन में काली आ गई है जो सब सच का पता लगाएगी और सिम्मी का एक नया रूप दिखेगा सबको, जिसे देखकर किसी को अच्छा लगेगा किसी को बहुत बुरा। अब जैसा भी लगे काली को तो तुम सबको झेलना ही पड़ेगा। फिर अपने आप से कहती है चल काली तैयार हो जा, आज गेस्ट आने वाले हैं। काली को अब हम सिमरन या सिम्मी कहेंगे क्योंकि काली मरकर सिमरन के शरीर में आ चुकी है, इसलिए काली अब सिमरन है। सिमरन कबर्ड में जाकर ड्रेस देखती है, उसे सब पुरानी ड्रेसेस दिखती है, फिर भी वो उनमें से एक पिंक कलर की ड्रेस लेकर नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे जाती है, सबको देखती है, सभी ने नई ड्रेस पहनी होती है। उसकी दोनों बहनें मेकअप करी हुई रेडी दिखती है। उनको देखकर वो सोचती है इन्हें आज जैसे देखने लड़के वाले आ रहे हो वैसे तैयार हुई है मेकअप की दुकान हम। सिम्मी दादाजी के पैर छूती है, दादाजी खुश रहो का आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं। आशु वही खड़ा होता है, वो सिम्मी को पूछता है सिम्मी हम जो ड्रेस कल लाए वो क्यों नहीं पहनी, तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? अब पुरानी सिम्मी होती तो कुछ नहीं कहती, लेकिन ये तो नई सिम्मी है जो बोलती है भाई आपने तो इतनी प्यारी ड्रेसेस दिलाई कि वो आशी दी और नव्या को पसंद आ गई तो उन्होंने ले ली, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहनी। आप प्लीज़ गलत मत सोचना, वो भी तो मेरी बहनें हैं। अब देखना है सिम्मी क्या क्या करती है। स्टोरी पढ़कर रेटिंग जरूर देवे ताकि मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। चैप्टर 4। जब सिम्मी अपनी ड्रेस के बारे में बताती है तो लता बोलती है ले ली तो क्या हुआ, इस बात का इतना बड़ा इशू क्या बनाना, वैसे भी ये सब जो भी है इस घर के बच्चों का ही है, बाहर वालों का नहीं।
सब चुपचाप सुन रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तभी सिम्मी बोलती है, चाची मैंने कोई इशू नहीं बनाया, भाई ने पूछा तो मैंने बता दिया, और मैं तो इस घर की सदस्य ही हूँ, तो बाहर वाला कौन है? सिम्मी ने इतनी मासूमियत से पूछा कि लता एक पल के लिए हैरान हो गई कि कल तक जिसके मुंह में जबान तक नहीं थी, आज वो मुझसे प्रश्न पूछ रही है। आशु को गुस्सा आ जाता है, वो कहता ये बात यही खत्म करो, और आशी नव्या तुम दोनों सिम्मी की ड्रेसेस वापस करो अभी। सिम्मी को कहता है, सिम्मी मैंने जो ड्रेसेस दिलाई है उनमें से एक पहन कर आओ, आज गेस्ट आ रहे हैं, उनके आने में अभी आधा घंटा है, तब तक तैयार हो जाओ, इन कपड़ों में किसी का बुरा नहीं लगेगा, सिर्फ दादाजी की इंसल्ट होगी, क्या तुम ऐसा चाहती हो? तीनों लड़कियां ऊपर चली जाती है। आशी और नव्या वापस ड्रेसेस सिम्मी को लौटा देती है। उन्हें बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन आशु के आगे एक नहीं चलती। सिम्मी फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाती है, लेकिन आशी और नव्या अपने रूम में ही होती है और सिम्मी को नीचा दिखाने के बारे में प्लान बनती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों भी नीचे आ जाती है। सब हॉल में बैठे होते हैं। दादाजी पूछते हैं, सारी तैयारी हो गई निशा जी? और लता हाँ बोलती है। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी बाहर ग्रियोव के रुकने की आवाज़ आती है। दादाजी खुशी से खड़े होते हैं और बोलते हैं, मेरा यार आ गया है। घर के बड़े बाहर जाते हैं, बच्चे वही हॉल में रहते हैं। सभी गेस्ट का वेलकम कर उन्हें अंदर लाते हैं। दादाजी सभी को बैठने का बोलते हैं, फिर अपने घरवालों को अपने दोस्त की फैमिली का परिचय देते हुए कहते हैं, ये मेरा दोस्त जिगरी यार अभिनव गुप्ता, वाइफ करुणा, बड़ा बेटा गिरीश गुप्ता, इनकी वाइफ प्रिया गुप्ता, इनके बच्चे मिहिर गुप्ता और मिष्ठी गुप्ता, दोनों जुड़वा है। इन दोनों की उम्र 24 साल है। मिहिर गुप्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ है। ये बहुत ही कम बोलने वाले इंसान है। घर पर सभी के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन बाहर क्रूअल हॉट वाले हैं, माफिया किंग है। पर घर पर किसी को नहीं पता। घर वाले तो इतना ही जानते हैं कि ये अपनी कंपनी संभाल रहे हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये आसानी से किसी से बात नहीं करते हैं। दिखने में बहुत हैंडसम है। रंग गोरा, काली गहरी आंखें, हाइट 6.2, कुल मिलाकर एक हीरो की तरह दिखते हैं। अभिनव जी का छोटा बेटा रोहित गुप्ता, इनकी वाइफ अंजलि गुप्ता। रोहित जी एक जाने माने वकील है और अंजलि जी एक डॉक्टर है। इनके भी 2 बच्चे हैं। बेटा निखिल गुप्ता जो अपने भाड़े भाई मिहिर की तरह दिखने में हैंडसम है। ये मिहिर 7 कंपनी संभालते हैं। नीति इनकी छोटी बेटी है जो अभी MBBS कर रही है। निखिल की एज 23 और नीति 22 की है। मिहिर और निखिल निशा जी और लता को अपनी बेटियों के लिए पसंद आ जाते हैं। निशा जी सभी को नमस्ते करती है और अपने बच्चों आशु और आशी से मिलाती है। आशी को मिहिर की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा मिहिर को अपना घर दिखाओ। उनके ऐसा बोलते ही आशी खड़ी होती है तो दादाजी बीच में बोल पड़ते हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, ये इन्हें नाश्ता तो कर लेने दो, सबसे मिले भी नहीं। आदित्य जी अपने दोनों बेटों से मिलाते हैं। आशु तो वैसे ही मिहिर से बातचीत करने लग जाता है। आदित्य जी सिमरन को अपने पास बुलाते हैं और अभिनव जी से मिलाते हुए कहते हैं, ये मेरी सबसे छोटी और प्यारी पोती सिमरन है। अभिनव जी जब सिमरन को देखते हैं तो उनके चेहरे के भाव थोड़े अलग हो जाते हैं, जिसे आदित्य जी डैल लेते हैं और अभिनव जी को कुछ इशारा करते हैं, जिसका मतलब होता है अभी कुछ मत कहना। अभिनव जी समझ जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, लेकिन सिमरन ये नोटिस कर लेती है। उसने भी अब जी चुप रहना ठीक समझा। करुणा जी को सिमरन बहुत पसंद आए। उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बैठाया और बोला, बहुत प्यारी बच्ची है, आप क्या करते हो बेटा? सिम्मी कहती है, आंटी मैं भी BBA कर रही हूँ। तभी लता बोलती है, ये हमारी बेटी नहीं है, पापा जी पता नहीं कहाँ से लेकर आए जब ये बहुत छोटी थी। प्रिया जी कहती है, लेकर आए मतलब? निशा जी ने कहा, ये अनाथ है, शायद सड़क पर मिली होगी। अक्सर होता है, नाजायज बच्चों को पैदा होते ही फेंक दिया जाता है, वैसे ही सिमरन को भी। निशा और आगे बोलती, तब तक आदित्य जी अपनी तेज आवाज में बोलते हैं, आप दोनों को मैंने इतना हक नहीं दिया कि आप मन में आए जो बोलते जाए। अभिनव जी को भी बहुत गुस्सा आता है। वे खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते और बोलते ही, निशा और लता आप दोनों को ऐसे संस्कार मिले हैं कि अपने घर पर आए अतिथि के सामने अपने ही घर की बच्ची के बारे इतना बुरा बोलो। यही संस्कार आपकी बेटियों को बभी मिल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी का मजाक बनाने के चक्कर में आपका ही मजाक बन जाए। क्योंकि कुछ ऐसा था सिमरन के बारे में जो आदित्य जी और अभिनव जी दोनों जानते थे, और निशा और लता का सिमान के बारे में ऐसा बोलना दोनों को ही पसंद नहीं आया। अब ऐसा क्या राज है जो कोई नहीं जानता? ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा कि कितने राज खुलते हैं और उनका हमारी सिम्मी पर क्या असर है। ये तो आने वाला समय बताएगा। चैप्टर 5। अभिनव जी का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था, जिसे आदित्य जी समझ रहे थे। आशु माहौल को थोड़ा हल्का करने के उद्देश्य से बोलता है, अरे सब क्या ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे, चलो ना कुछ शूटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिहिर जिसे वो उसकी दादी जबरदस्ती लाई थी, वो इतनी देर बेकार की बातों से पक चुका था। आशु के शूटिंग प्रैक्टिस का सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस करता है और सोचता है, चलो यहाँ के बेकार के ड्रामे से कुछ अलग होगा, नहीं तो मुझे यहाँ से जाना पड़ता। आशी को तो मजा आ गया क्योंकि उसे मिहिर पहली नज़र में ही पसंद आ गया। अब मिहिर को वो पसंद आए या नहीं ये नहीं पता।
सभी बच्चे और बड़े शूटिंग एरा में आते हैं। आशी नव्या को पता था कि सिम्मी को शूटिंग नहीं आती है। मिहिर सिमरन को देखता है, वो चुपचाप खड़ी थी। वो उसके पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम इधर क्यों खड़ी हो? सिमरन कहती है ऐसे ही। तभी नव्या बोलती है, इसका इधर कोई काम नहीं, ये गुण तक नहीं उठा सकती, प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। सिम्मी कुछ नहीं बोलती है और सबको एक नज़र देखकर वहां रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। पता नहीं क्यों मिहिर को थोड़ा बुरा लगता है। आशी मिहिर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और तिरछी नज़र से उसे देखती है और अपने आप में शर्माती है, जिसका मिहिर के कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो शूटिंग में इंटरेस्टेड था, इसलिए वहाँ खड़ा था। आशी को तो उसने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन सिम्मी पर उसकी पूरी नज़र थी। अब सिम्मी थी ही इतनी खूबसूरत, तो बेचारा मिहिर भी क्या करे। शूटिंग के लिए सामने टारगेट था, उनको उसके बीच में शूट करना था, जो एक छोटा सा पॉइंट था। सबसे पहले नितिन निशाना लगता है, जो बिल्कुल पॉइंट पर लगता है। ऐसे ही सारे लड़के बिल्कुल सही निशाना लगाते हैं। घर के सभी बड़े वहां बच्चों के साथ शूटिंग एंजॉय कर रहे थे। फिर आशी की बारी आती है, उसका निशाना पॉइंट से थोड़ा सा ही दूर रहता है। नव्या भी सही निशाना नहीं लगा पाती है। अब उन दोनों को सिमरन की हंसी उड़ानी थी, इसलिए वो बोलती है, सिम्मी आओ तुम भी कोशिश करो। सिम्मी माना करती है तो मिहिर उसके पास चला जाता है और बोलता है, चलो एक बार कोशिश तो करो। वो बड़े ही प्यार से बोलता है। उसके घर वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि मिहिर आसानी से किसी से बात नहीं करता है, और करता है तो भी बहुत कठोरता से। लेकिन सिम्मी से बड़े प्यार से बात कर रहा था, या यूँ कहो वो सिम्मी से बात करने की कोशिश कर रहा था। सिम्मी बड़े ही ध्यान से मिहिर को देखती है और कहती है, ठीक है मैं भी कोशिश कर लेती हूँ। सिम्मी गुण लेकर उसमें बुलेट्स डालती है और निशाना लगाती है। उसका निशाना बिल्कुल पॉइंट के ऊपर लगता है। अब ये तो काली है, जो रॉ एजेंट रह चुकी है, जिसका किसे भी पता नहीं था। अब गन हाथ में लेते ही सिर्फ एक बार चलना उसे हजम नहीं होता, और वो पॉइंट के चारों ओर अपने नाम के फर्स्ट लेटर का एस बना देती है। और वो एस इतनी खूबसूरती से बनाती है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मासूमियत से मिहिर को बोलती है, मिहिर जी वो टारगेट थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैंने उस पर डिजाइन बना दी। मिहिर सिम्मी को ऐसे देखता है जैसे किसी बेवकूफ को देख रहा हो। बाकी सब भी चौंक जाते हैं, क्योंकि सबको यही लगता था कि सिम्मी को शूटिंग नहीं आती है। नव्या और आशिकिन तो अच्छी खासी हंसी हो जाती है। तभी मिहिर कहता है, ये जो डिजाइन है वो हर कोई नहीं बना सकता जैसी तुमने बनाई है, इसका मतलब तुम्हें शूटिंग बहुत अच्छे से आती है। सिम्मी कहती है, हाँ आती है, पर पहले कभी काम नहीं पड़ा, इसलिए किसी को पता नहीं। मिहिर कहता है, चलो अब टारगेट में देता हूँ। सिम्मी कहती है, किसी को मारने का मत बोलना, क्योंकि मैं किसी बेगुनाह जीव को नहीं मारूंगी। मिहिर कहता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जब है ही नहीं। सिम्मी को गुस्सा आ जाता है, वो कहती, तुम में दिमाग नहीं होगा, मेरे में तो बहुत ज्यादा है, और मुंह बना लेती है, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। मिहिर को उस वक्त वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो हंसने लग जाता है। सिम्मी के पास जाकर बोलता है, तुम्हें गुस्सा भी आता है, पर कोई बात नहीं, तुम इस गुस्से वाले चेहरे में बहुत क्यूट लग रही हो। मिहिर के घर वाले आंखें फाड़ फाड़ कर मिहिर को देखते हैं, क्योंकि पहली बार मिहिर को इतना बोलते हुए देखा था। बाकी तो वो हाँ हूँ में ही जवाब देता था। मिहिर तो सिमरन के साथ बात करने के चक्कर में ये भी भूल गया कि यहाँ उसके अलावा और लोग भी हैं जो सिर्फ उसे ही देख रहे हैं। आशी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो मिहिर से बात करना चाहती थी, और मिहिर तो सिम्मी से ही बात कर रहा था। बाकी किसी से उसे कोई लेना देना नहीं था। आशु से थोड़ी बहुत बात हो गई थी, क्योंकि वो भी सिम्मी से बात कर रहा था। अब आशी से सहन नहीं होता, तो वो उन तीनों के पास जाकर कहती है, मैं बता देती हूँ टारगेट। मिहिर तो आशी की तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि उसकी नज़र तो सिम्मी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। आशी को ये देख कि मिहिर उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा है, बहुत गुस्सा आता है, और अब वो गुस्से से मिहिर से बोलती है, मिहिर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सिम्मी सब समझ रही थी, लेकिन नासमझ बनकर बोलती है, मिहिर जी आशी दी क्या कह रही है। सिम्मी के बोलने से मिहिर को ध्यान आता है और वो बोलता है, ठीक है आशी, तुम दो टारगेट। आशी सोचती है, ऐसा टारगेट दूंगी ये सिम्मी किसी हालत में सही निशाना लगा नहीं पाएगी। ये मिहिर बहुत चिपक रहा है, भूल जाएगा सिम्मिन को जब सिम्मी की इंसल्ट होगी। अब बेचारी आशी को क्या पता, हमारे मिहिर बाबू तो सिम्मी को घर में एंटर हुई तभी देखकर अपने होश खो बैठे थे। शूटिंग तो बहाना है बस बात करने का। अगले चैप्टर में देखते हैं आशी क्या टारगेट देती है और सिम्मी क्या कमाल करती है। चैप्टर 6। आशी उन तीनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं दे रही हूँ टारगेट। लेते हैं सिमरन निशाना लगा पाती है या नहीं। काली जो अब सिमरन है वो एकदम भोली भली लड़की की तरह बोलती है, दी सिंपल सा टारगेट देना, ज्यादा मुश्किल मत देना, कहीं हम निशाना ना लगा पाए। आशी नौकर को बुलाकर एक बड़े पेड़ पर पत्तों के पीछे एक बॉल बंधवा देती है। जी बहुत हल्की सी नजर आ रही थी, वो भी ध्यान से देखने पर। आशी सिमरन को बोलती है, अब लगाओ निशाना, वो रहा तुम्हारा टारगेट। सिमरन बोलती है, मैं अकेले क्यों, बाकी सब भी तो है, वो क्यों नहीं लगा रहे निशाना। आशी कहती है, क्योंकि उन सभी को बहुत अच्छा आता है, इसलिए केवल तुम ही निशाना लगाओगी।
तभी अभिनव जी बोलते हैं ये तो गलत बात है, केवल सिम्मी बेटा ही क्यों, बाकी सभी को भी शूटिंग का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि आशी और नव्या का निशाना तो टारगेट पर सही नहीं था, तो वो दोनों कैसे अच्छी शूटर हुई। बल्कि अच्छी शूटर तो सिम्मी है, जिसने सही निशाना लगाने के साथ साथ प्यारी सी डिजाइन भी तो बनाई थी। निशा और लता तो सिमरन की तारीफ सुनकर जल भून गई। नव्या और आशी को बहुत कलन हुई सिमरन से, लेकिन दिखा नहीं सकते थे, बेचारे माँ बेटियां झूठी मुस्कुराकर रह गई। आदित्य जी के कहने पर घर के नौकरों ने उसी पेड़ पर 7-8 बॉल्स बांध दी और चले गए। अभिनव जी आगे आए और सभी बाछों को बुला दिया। सारे बच्चे सामने आकर खड़े हो गए। नव्या और आशी को तो डर लग रहा था, क्योंकि उन दोनों को पता था कि उनकी शूटिंग स्किल कितनी वीक है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। एक बार सभी बच्चों के नाम देख ले। मिहिर, मिष्ठी, आशु, आशी, नितिन, नव्या, निखिल, नीति, सिमरन। सबसे पहले मिहिर को शूट करने का बोला। मिहिर एकदम सही निशाना लगाया, बॉल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मिष्ठी को शूटिंग आती थी, लेकिन ज्यादा लोगों को देखकर उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। मौके का फायदा उठाकर आशु जल्दी से मिष्ठी के पास आया और उसे प्यार से समझाने लगा। मिष्ठी को भी आशु के बात करने का तरीका बहुत पसंद आया, उसने भी निशाना सही लगाया। आशु की जब बारी आई तो मिष्टी ने आंखों से उसे इशारा कर बेस्ट विश दी। आशु तो मिष्टी को देखने लग गया। तभी आशी बोली, भाई आपका ध्यान किधर है। आशु कीच नहीं बोलता और सही निशाना लगा देता है। अब आशी की बारी आती है, उसका निशाना टारगेट से बिल्कुल अलग जगह लगता है। सब हंसने लग जाते हैं, बेचारी चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। अब बोले क्या, क्योंकि कभी कभी दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर पड़ते हैं, जो आशी के साथ हुआ। निखिल और नितिन का भी निशाना सही लगता है, नीति का भी सही था, लेकिन एकदम टारगेट पर न होकर उसके पास था, जो टारगेट से टच हो गया। नव्या का तो आशी जैसा ही हाल था, टारगेट कहीं और निशाना कहीं, कोई बात नहीं। एक बार फिर सब हंस पड़े। अब बारी आए हमारी हीरोइन की, सिमरन की। जब बारी आए तो आशी फिर बोल पड़ी, हमारा तो निशाना सही नहीं लगा। ऐसा करो सिमरन, इन जितने भी टारगेट बचे हैं इन पर निशाना लगा दो। सब देखने लग गए, क्योंकि पूरे 5 टारगेट बचे थे। सिमरन ने कहा ठीक है, और गन में बुलेट्स डालकर और निशाना लगा दिया। 5 टारगेट के लिए उसे 5 मिनट भी नहीं लगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब बाकी लोगों ने निशाना लगाया तब टारगेट मतलब बॉल के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन सिमरन ने बॉल की जगह जिस धागे से बॉल को बांधा था उस पर निशाना लगाया, जिससे सारी बॉल सही सलामत नीचे गिर गई। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और एक तक सिमरन को देखने लगी। सिमरन बोली, क्या हुआ, आप सभी ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमें लगा बॉल खराब हो जाएगी, इसलिए बॉल की जगह धागे पर निशाना लगाया। कुछ गलत किया क्या हमने? गिरीश जी सिमरन के पास आकर बोलते हैं, बेटा ऐसा सटीक निशाना लगाना बहुत बड़ी बात है, जो किसी ने भी नहीं लगाया। मिहिर, राहु, नितिन, निखिल सभी को ट्रेनिंग मिली हुई है, फिर भी तुमने उनसे भी अच्छा निशाना लगाया। बहुत बहुत खुशी हुई हमें। सिमरन को सभी ने बधाई दी और सिमरन ने सभी को थैंक यू बोला। मिहिर अब सिमरन के पास आया और उससे हाथ मिलकर बधाई दी। हाथ मिलाने पर दोनों को बहुत अजीब फीलिंग हुई, लेकिन दोनों ही समझा नहीं आया। मिहिर की नज़र तो सिमरन के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अभिनव जी ने ये बात नोटिस कर ली, पर उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा। मिहिर बोला, सिम्मी यू आर ग्रेट, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तुमने कब सीखी शूटिंग? सिम्मी ने कहा, स्कूल में प्रैक्टिस करवाते थे, कभी कभी तो आ गई बा। मिहिर ने पूछा, और क्या क्या सीख रहा है? तुमने पहले ही बता दो ताकि आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। सिम्मी ने कहा, आगे मतलब? मिहिर बोला, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, तुम अभी बच्ची हो। आशी का तो खून खौल गया मिहिर को सिम्मी से बात करते देखकर। सब अभी गार्डन में ही थे और बातें कर रहे थे। आशु मिष्टी के पास ही बैठा था, जिसे देख निखिल बोला, किसी किसी के लिए यहाँ आना बहुत ही अच्छा रहा, हो सकता है आने वाले समय में हमें नई जोड़ियां मिले। निखिल की बात सुनकर आशी निखिल को देखने लग जाता है, लेकिन हमारे मिहिर तो निखिल को घूरने लगते हैं और बोलते हैं, तुम कपाड़िया वाला प्रोजेक्ट अकेले हैंडल करोगे, क्योंकि आज तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम काफी समझदार हो गए हो। निखिल का मुंह छोटा सा हो जाता है, जिसे से एक नीति बोलती है, इसलिए बड़े कहते हैं जगह और इंसान देखकर बात करनी चाहिए, और तुम्हारे बिग ब्रो इंसान नहीं शैतान है, और हंसने लग जाती है। सभी बातें कर रहे थे, तभी अभिनव जी आदित्य जी से धीरे से कुछ पूछते हैं, जिसे सुनकर आदित्य जी की आंखें हैरानी से फैल जाती। चैप्टर 7। अभिनव जी धीरे से आदित्य जी से पूछते हैं, सिमरन वही है ना जिसे तुमने सबसे छुपाया हुआ है? आदित्य जी कहते हैं, हाँ ये वही है, लेकिन अभी हम किसी को कुछ पता नहीं लगने देंगे। थोड़े समय की और बात है, इतने साल निकल गए, थोड़े बचे हैं, वे भी भगवान की कृपा से निकल जाए और हमने जो वचन दिया है उसे पूरा कर सके। अभिनव जी कहते हैं, ऐसा ही होगा, यदि तुम्हें मेरी जरूरत लगे तो बेझिझक बोल सकते हो। आदित्य जी हमें जवाब देते हैं। तभी वह उनके घर की मेड आती है और कहती है, लंच रेडी है। सभी वहां से उठकर फ्रेश होने चले जाते हैं और डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। अभिनव जी सिमरन को अपने पास बैठने का बोलते हैं, वो उनके पास बैठ जाती है, जिसे देख लता और निशा को अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है, सिमरन बाद में खाना खा लेगी, अभी यहाँ सभी फैमिली मेंबर्स खाना खा रहे हैं।
सिमरन को बहुत दुख होता है। वो सोचती है नेचारी सिमरन कैसे रहती होगी इनके साथ, मैं तो एक दिन में ही परेशान हो गई हूँ। ये माँ बेटियाँ तो मौका ही नहीं छोड़ती सिम्मी को नीचा दिखाने का। सिमरन ये सब बातें अपने मन में बोल रही थी, लेकिन मिहिर उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देखकर समझ जाता है कि सिमरन को बुरा लगा है। सिमरन कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लगी जब भूख लगेगी। ऐसा कहकर वो वहां से उठकर चली जाती है अपने कमरे में। आदित्य जी अभिनव जी को बहुत बुरा लगता है। आदित्य जी उन दोनों को बोलते हैं आप इस घर की बहू है, आपको तो घर को जोड़कर चलना चाहिए, नहीं आप दोनों ने जो किया बहुत गलत किया है, ऐसा ना हो कि आपको बाद में बहुत पछतावा हो। तभी आशी बोलती है दादाजी आपको तो सिमरन के अलावा कुछ दोखता ही नहीं, अपनी सगी पोतियां भी नहीं, हमेशा आप सिमरन की ही साइड लेते हैं। आदित्य जी का बड़ा बेटा वेदांत कहता है पापा निशा ने कुछ गलत नहीं कहा, अभी वैसे भी सब फैमिली मेंबर्स है, हर जगह उसे हमारे साथ बैठना जरूरी नहीं, उसे भी अपनी जगह और अपनी औकात पता होनी चाहिए, हमेशा बीच में आ जाती है। यहाँ उसे रख रहे हैं खाना कपड़ा और रहने के लिए घर मिला हुआ सब कुछ फ्री में, क्या काम है। नितिन को तो किसी से कुछ लेना देना था ही नहीं, वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन आशु को बहुत बुरा लगा, उससे नहीं रहा गया तो वो कहता है मोम डेड आप भूल रहे हैं, सिम्मी को मैं बहन मानता हूँ, आप दोनों को पता न हो उससे क्या प्रॉब्लम है, और वो बिना खाए वह से चला जाता है। आप सभी की प्लेट्स में सर्वेंट खाना परोस देते हैं, तभी मिहिर मना कर देता है हम बाद में खा लेंगे, अभी फैमिली मेंबर्स लहा रहे हैं, और मिष्टी निखिल और नीति को उठने का बोल देता है। वो तीनों भाई बहन मिहिर की कोई बात नहीं टालते हैं, तो ये कैसे नहीं मानते, वो चारों भी उठकर चले जाते हैं। आदित्य जी का सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि जिन्हें उन्होंने इनवाइट किया था वे ही नहीं खा रहे थे। वो कहते हैं मैं भी बाद में खा लूंगा, ऐसे कर कर सभी चले जाते हैं। वहाँ केवल वेदांत, विजय, निशा, लता, आशी, नितिन और नव्या बचते हैं। अब वो भी कैसे खाए, इसलिए निशा आदित्य जिनके पास आकर बोलती है पापा जी आप सब चलिए खाना खा लीजिए, हम अकेले कैसे खाए। मिहिर जो बहुत देर से अपने गुस्से को रोकन कर बैठा था उससे नहीं रहा जाता, और वो बोल पड़ता है आपको केवल फैमिली मेंबर्स ही चाहिए थे, इसलिए हम सब यहाँ आ गए, क्योंकि हम भी तो गेस्ट है। एंड निशा को लगता है सिमरन को बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज ये कोई खाना नहीं खाएगा और खामखा बात का बतंगड़ और बनेगा। यही दोचकर वो बोलती है मैं सिम्मी को भी बिल्लाती हूँ, आप सब भी चलिए। मिहिर बोलता है ठीक है, पहले सिमरन को बुलाओ फिर हम आते हैं। निशा लता को सिम्मी के रूम में चलने का इशारा करती है तो लता खड़ी हो जाती है और निशा के साथ जाने लगती है। तभी मिष्टी कहती है रुको आंटी मैं भी आती हूँ। मिष्टी को उन दोनों के साथ जाने का इशारा मिहिर ने ही किया था। वो दोनों बोलती है अरे नुई बेटा हम जा रहे, आप तकलीफ मत करो, क्योंकि उन दोनों ने सोचा था कि सिमरन को अच्छा खासा डांट कर साथ ले आएगी, लेकिन मिष्टी ने आकर सारा प्लान खराब कर दिया। तीनों सिमरन के रूम में पहुंच जाती है। सिमरन अपनी बुक पढ़ रही थी, उन तीनों को देखकर कहती है अरे आप यह मुझे बुला लिया होता। निशा कहती हम तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने आए हैं, किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम ऊपर आ गई। इसलिए सिमरन इन दोनों की शक्ल देखकर समझ जाती है कि नीचे क्या हुआ होगा। वो मिष्टी से खाती है अरे आप क्यों आए, फालतू में मेरी वजह है परेशान हुए, चलो खाना खाते हैं, क्योंकि भूख तो सिम्मी को भी बहुत लगी थी। सो नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाती है। उसे देख आदित्य जी और अभिनव जी के फेस पर मुस्कान आ जाती। गिर सभी सिटिंग एरिया में आ जाते हैं और खाना स्टार्ट हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुपचाप खाना खाते हैं। खाने के लिविंग रूम में बैठे थे। मिहिर बोलता है दादू आज मेरी मीटिंग है, मुझे हमें निकलना होगा। आदित्य जी कहते ये क्या बात हुई, मिहिर का जाना जरूरी है, यूं नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम सब थोड़ी देर और रुक जाओ। मिहिर जाने से पहले एक नज़र सिम्मी को देखकर कुछ सोचता है और चला जाता है। सिम्मी भी मिहिर को देखती है, इसे स्माइल पास कर देती है। अभिनव जी सिमरन को देखकर कहते हैं कि सिम्मी बेटा कुछ दिन हमारे घर रह लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, आ कॉलेज वहाँ से भी जा सकती है। सिम्मी अपने दादाजी को देखती है, लेकिन दादाजी कहते हैं कि चैप्टर 8। अभिनव जी सिमरन को अपने साथ चलने का बोलते हैं, जिसे सुनकर निशा और आशी को बुरा लगता है। निशा कहती है आपने आशी और नव्या को नहीं बोला साथ चलने का। अभिनव जी कहते हैं ये भी आ सकती है, मैंने ना नहीं बोला है। निशा कहती है तो ठीक है आशी चल जाएगी आपके साथ, सिमरन को रहने दीजिए। अभिनव जी कहते ही सिमरन को क्यों रहने दे। लता धीरे से कहती है ये चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। सिमरन ये बात सुन लेती है, वो कहती है दादाजी। अभिनव जी को कहती है मैं आपको दादाजी बोल सकती हूँ। अभिनव जी बहुत खुश होते हैं। तभी अभिनव जी की पत्नी करुणा जी कहती क्यों नहीं बेटा, ये दादाजी और मैं आपकी दादी, आप जो इच्छा हो वो बोल सकती है। सिमरन अभिनव जी को कहती है अभी तो दादाजी के साथ रह लूं थोड़े दिन, फिर मैं आऊंगी जरूर। अभिनव जी कहते हैं ठीक है, आपको जब भी आने का मन हो हमें कॉल कर दीजिएगा, हम मिहिर को भेज देंगे। आशी कहती है मैं रेडी हो जाती हूँ चलने के लिए। अभिनव जी का बिल्कुल मन नहीं था आशी को साथ ले जाने का, लेकिन मना नहीं कर सकते थे, इसलिए कहा ठीक है आप तैयार हो जाए।
उन्हें तो सिमरन को अपने पास रखकर आगे के लिए तैयार करना था, जिसके लिए उन्होंने ट्रेनर से भी बात कर ली थी, पर आशी बीच में ही कूद पड़ी साथ चलने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं जो सोचकर वो वह जा रही है वो इसे मिलेगा भी या नहीं। आशी बैग लेकर नीचे आ जाती है। उसका बैग देखकर आदित्य जी बोलते हैं, आप इतना बड़ा बैग लेकर क्यों जा रही है? आशी, मैंने इतना बड़ा बैग नहीं लिया है, ये तो कुछ ही ड्रेसेस है, कभी कहीं पार्टी या घूमने जाना हुआ तो इसलिए हर तरह की ड्रेसेस ले ली है। सभी आश्चर्य से उसे देखते हैं, फिर नौकर उसका बैग गाड़ी में रख देते हैं। आदित्य जी, आशी आप जा टोनर ही है, लेकिन वहाँ सलीके से रहना, मजे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। निशा, पापा जी मेरी बेटी को सब पता है, सिमरन से ज्यादा टैलेंटेड है। अभिनव जी का परिवार आशी के साथ वह से चला जाता है। बाकी सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदित्य जी सिमरन को अपने रूम में ले जाते हैं। सिमरन, क्या हुआ दादाजी, आप टेंशन में लग रहे हैं, मुझे बताइए। दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हमें माँ आपसे एक वादा चाहिए कि कभी अगर हमने आपसे कुछ करने का कहा तो आप वो जरूर करेगी। सिमरन, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, यूं पहेलियां मत बुझाइए। दादाजी, अभी कुछ नहीं बता सकता, समय आने पर सब पता चल जाएगा, लेकिन तब आपको अपना वादा निभाना पड़ेगा। सिमरन, जी दादाजी आप हम पर विश्वास रखिए, हम अपने वादे नहीं मुकरेंगे। अभिनव जी का विला के मेंशन। अभिनव जी अपने परिवार के साथ अपने विला आते हैं। आशी जैसे ही कार से बाहर आकर विला देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये विला उनके विला से बहुत बड़ा था, एक तरह से महल ही था। आशी को गेस्ट रूम में ठहराया। तभी मेड आकर आप फ्रेश होकर थोड़ी देर से डिनर के लिए आ जाएगा। आशी सोचती है फ्रेश होकर महल घूम लेती हूँ, वो भी अपनी माँ किन तरह लालची थी और वो तो कुछ और ही सोचकर यहाँ आई थी। अब उसकी सोच कितनी सही होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आशी फ्रेश होकर हॉल में आ जाती है, जहाँ सभी घरवाले बैठे हुए थे। सभी से बड़े प्रेम से बातें करती है, अपने आप को बहुत ही मासूम दर्शा रही थी। फिर धीरे से बोलती है, मिष्टी क्या तुम मुझे अपना विला दिखा सकती हो? प्रिया जी, मिष्टी बेटा आशी को विला दिखा दो। मिष्टी, जी माँ। ऐसा कहकर वो आशी को अपने साथ विला दिखाने ले जाती है। आशी, बहुत सुंदर विला है, जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर से। मिष्टी तो बोर हो रही थी, फिर भी कहती है हम। मिष्टी आशी को सारे रूम बताती है, पर थर्ड फ्लोर पर लेकर नहीं जाती है। आशी, हमने थर्ड फ्लोर नहीं देखा। मिष्टी, क्योंकि वो मेहर भाई का फ्लोर है और उनकी परमिशन के बिना कोई नहीं जाता है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके फ्लोर पर कोई आए। आशी, ऐसा क्यों, तुम सब भाई बहन ही हो ना, फिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मिष्टी, भाई किसी को नहीं छोड़ते, अभी तुमने ठीक से भाई को जाना नहीं है, आज ही आए हो, पता चल जाएगा। आशी, अपने मन में पता तो चलेगा जरूर, मुझे नहीं तुम सबको। ऐसे दोनों वापस नीचे हॉल में आ जाती है। फिर सभी डिनर के लिए जाते हैं। करुणा जी, जोर मेहर नहीं आया। गिरीश जी, माँ आपका लाडला घर से ज्यादा ऑफिस में रहता है, उसे कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि जनाब का गुस्सा ही ऐसा है। प्रिया जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कितना बिजी रहता है, अकेले दो कंपनी संभाल रहा है। निखिल, बड़ी माँ मैं भी तो ऑफिस जाता हूँ और भाई के गुस्से का सबसे ज्यादा शिकार मैं ही होता हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बहुत सीधा हूँ इसलिए। निखिल की नौटंकी देखकर रोहित जी कहते हैं, बेटा खाने पर ध्यान दो, ज्यादा फालतू बातें मत करो, नहीं तो मेहर को बोल देगा। मेहर का नाम सुनते ही निखिल साइलेंट मोड पर आ जाता है। प्रिया जी, आशी बेटा आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई है, यह अपना ही घर समझकर रहो, किसी बात पर शर्माने की जरूरत नहीं है। आशी, नहीं आंटी जी, कोई तकलीफ नहीं हुई और होगी भी क्यों, आप सब अपने ही तो हो। आशी अपनी बातों से प्रिया जी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अभिनव जी, 2 दिन बाद सिमरन भी आ जाएगी, मिष्टी बेटा सिमरन का रूम थर्ड फ्लोर पर ही अरेंज कर देना। प्रिया जी, लेकिन पापा जी वो फ्लोर तो मेहर का है और मेहर तो किसी को भी अपने फ्लोर पर अलाउ नहीं करता है। चैप्टर 9। इस भाग को समझने के लिए पहले वाला भाग जरूर पढ़े। अब आगे। अभिनव जी, हमने मेहर से बात कर ली है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी की बहु जोर का झटका लगता है, क्योंकि मेहर जो घर में सबसे ज्यादा गुस्सेल है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे देता है और अपने ग्लूर पर सिमरन को रहने की परमिशन देना, जो उस फ्लोर पर किसी को पैर भी नहीं रखने देता। मिष्टी, क्या बात है, मेहर भाई ने सिमरन को अलाउ किया है उनके फ्लोर पर रहने के लिए, जिससे वो कल ही मिले हैं, हमें इतने सालों से जानते हैं, फिर भी उनके फ्लोर पर पैर तक नहीं रखने देते हैं। आशी, जब सिमरन रह सकती है तो मैं भी वहां रह सकती हूँ। दादाजी, मैं आज ही अपना सामान उस फ्लोर पर शिफ्ट कर देती हूँ, जब सिमरन आएगी तो वो भी रह लेगी, यूँ तो वो अकेली कैसे रहेगी।
सभी उसे ऐसे देखते हैं जैसे किसी पागल को देख रहे हैं। अभिनव जी, नहीं, आप गेस्ट रूम में ही रहे। मिहिर ने सिर्फ सिमरन को ही अलाउ किया है, आप भूल कर भी उनके फ्लोर पर मत जाएगा, क्योंकि मिहिर को गुस्से में कुछ ध्यान नहीं रहता है, वो ये भी लिहाज नहीं करेंगे कि आप यह मेहमान हैं। अभिनव जी के इस तरह बोलने पर आशी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लेती है। आशी, ओके दादाजी, लेकिन अगर मुझे लगता है सिमरन भी वहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं गेस्ट रूम में और वो मिहिर जी के फ्लोर पर अकेले नहीं रहेगी। करुणा जी, अभी आप सभी शांति से डिनर कीजिए, जब सिमरन आएगी तब की तब देखेंगे। सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात को 1 बजे मिहिर आता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर प्रिया जी आ जाती है और बोलती है, आप रोज़ रोज़ इतनी लेट क्यों आते हैं, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिए, ना खाने का ध्यान है ना ही टाइम से सोने का, ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगे बेटा। मिहिर, मोम अभी बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ इसलिए लेट हो जाता है, पर आप क्यों जाग रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं डिनर करके आया हूँ, आप जाकर सो जाए। प्रिया जी चली जाती है और मिहिर भी अपने रूम में चला जाता है। उसने अपने रूम के सामने वाला रूम, जो बहुत लग्जरियस था, सिमरन के लिए तैयार करवा दिया था। उस रूम को एक नज़र देख अपने मन में कुछ सोच स्माइल करता हुआ अपने रूम में चला जाता है, फ्रेश होकर सो जाता है। सुबह 5 बजे मिहिर उठकर अपने डेली रूटीन के अनुसार जिम जाता है। 2 घंटे जिम में पसीना बहाकर अपने रूम में फ्रेश होकर 8 बजे नीचे नाश्ते के लिए आ जाता है। घर के सभी सदस्य अभी नाश्ते के लिए वही थे। अभिनव जी, मिहिर आपका न्यू प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? मिहिर, दादाजी अभी प्रोजेक्ट पूरा होने में थोड़ा टाइम और है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। अभिनव जी, गुड, हमें आपसे यही उम्मीद थी, आपकी मेहनत दिखती है बेटा। ऐसे ही आगे बढ़ो, अब जल्द ही शादी के बारे में भी सोच लो, आपकी अब शादी की उम्र हो गई है। गिरीश जी, पापा आपने बोला शादी के लिए, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये ही हम में से कोई बोलता तो ये अभी ये से गुस्से रवाना हो जाते। अभिनव जी, गिरीश, तब में और अब में बहुत अंतर है, जो समय आने पर आपको पता चल जाएगा। और एक नज़र मिहिर तरफ देखते हैं जो इनको ही देख रहा था। मिष्ठी, भाई मुझे भी आपसे कुछ कहना है। मिहिर, शांत पर सर्द लहजे से बोलो। मिष्ठी, भाई आप अपनी फ्लोर पर हमें तो आने नहीं देते, लेकिन। मिष्ठी अपनी बात पूरी करती उसके पहले मिहिर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। मिष्ठी की बात पूरी ही नहीं हो पाती, वो घूर कर सभी को देखती जाए जो उसे देखकर हंस रहे थे। मिहिर का असिस्टेंट रवि आता है और वो उसके साथ ऑफिस चला जाता है। अंजलि जी, आशी कहाँ है, वो नहीं आए नाश्ते के लिए? नीति, मोम, हम उन्हें देखने गए थे पर वो सो रही थी। करुणा जी, आप सब अपना नाश्ता कीजिए, वो जब उठेगी तब कर लेगी। सभी अपना नाश्ता कर लेते हैं। निखिल ऑफिस चला जाता है। नीति और मिष्ठी कॉलेज चली जाती है। लगभग 10 बजे आशी उठती है, नहाकर नाधते के लिए आती है, वहां पर उसे कोई नहीं दिखता। आशी, अपने मन में क्या हुआ, कोई आया नहीं या सबने नाश्ता कर लिया? आशी को देखकर एक मेड आती है और नाश्ता परोसती है। आशी नाश्ता करने के बाद हॉल में चली जाती है जहाँ घर की लेडीज बैठी थी। आशी भी उनके पास बैठ जाती है। अंजलि जी, आशी तुम नाश्ते के लिए नहीं आई? आशी, आंटी रात को नींद देर से आए इसलिए जल्दी नहीं उठ पाई। प्रिया जी, कोई बात नहीं बेटा, अभी तुमने नाश्ता कर लिया। आशी, जी। मिहिर के ऑफिस में। मिहिर अपने केबिन में जाता है, उसका सेक्रेटरी अर्जुन परमिशन लेकर अंदर आता है। मिहिर, एक ब्लैक कॉफ़ी। अर्जुन, जी सर। अर्जुन कॉफ़ी लेने चला जाता है। अर्जुन, मैं आए कमीन सर। मिहिर, कोल्ड ओरा से ये इस कमीन। अर्जुन कॉफ़ी टेबल पर रखकर आज का शेड्यूल बताता है। मिहिर सिर्फ हम में जवाब देता है। अर्जुन चला जाता है। बाहर आकर अर्जुन अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और अपने आप से बोलता है, हे भगवान, किस घड़ी में मैं इस ऑफिस में आया। रोज शेर नहीं डेविल के आगे उसका भोजन बनकर जाना पड़ता है, कहीं और जा भी नहीं सकता। दोस्त तो मेरा ही है। जी हाँ, अर्जुन की दोस्ती मिहिर से कॉलेज टाइम से है। अर्जुन एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत ही ईमानदार और स्मार्ट बंदा है। मिहिर को उसकी ये क्वालिटीज पसंद आए और उसने कॉलेज टाइम में ही अर्जुन को अपना सेक्रेटरी बोल दिया। तब से बेचारा अर्जुन मिहिर के साथ ही है। आदित्य जी के घर। आज नव्या अकेली थी। आशी तो अभिनव जी के यहाँ गई हुई थी। सिमरन अपने रूम में थी। अभी आदित्य जी के कारण वो सिम्मी को तंग भी नहीं कर सकती थी, तो उसका टाइम पास नहीं हो रहा था। नव्या, मोम, सिमरन क्यों जा रही है अभिनव अंकल के यहाँ? लता जी, पता नहीं उन लोगों को ये लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आए है। तुम चिंता मत करो, आशी वही है, वो इसको ज्यादा उड़ने नहीं देगी। आदित्य जी ये सब सुन रहे थे। वो मन ही मन कहते हैं, तुम लोगों को जब सिम्मी की सच्चाई पता चलेगी तब तुम लोग कैसे सहन करोगे। चैप्टर 10। आदित्य जी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन फिर कुछ सोचकर उनके फेस पर स्माइल आ जाती है।
सिमरन अपने रूम में बैठकर अनाथ आश्रम के बच्चों के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। वो कहती है मुझे कैसे भी करके एक बार आश्रम जाना पड़ेगा, पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, और जब मैं इस बॉडी में आ ही गई हूँ तो मुझे इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अर्जुन मिहिर के केबिन में आता है। अर्जुन, सर अनही मीटिंग है कश्यप जी के साथ। मिहिर अपना लैपटॉप अर्जुन को देता है और चलने का बोलता है। दोनों मीटिंग रूम में आते हैं जहां कश्यप जी और उनका पीए बैठा था। कश्यप जी मिहिर को बोलते हैं हमारी कंपनी आपके साथ डील करने को तैयार है, लेकिन वो प्रोजेक्ट आपको अगले महीने ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि जल्दी ही मेरे बेटे की शादी है तो मैं उसमें बिजी हो जाऊंगा। मिहिर, शादी कब है? कश्यप जी, जनवरी में। मिहिर, तो हमें ये प्रोजेक्ट अगले महीने में नहीं इस महीने में ही शुरू करना पड़ेगा और यह पॉसिबल नहीं है। हम ये डील नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही हमारे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस एक प्रोजेक्ट की वजह से दूसरे प्रोजेक्ट सफ़र करेंगे। कश्यप जी कुछ नहीं कहते क्योंकि मिहिर बिजनेस वर्ल्ड का किंग था और उसके साथ हर कोई कंपनी काम करना चाहती थी। मिहिर ने कश्यप जी से मीटिंग भी इसलिए रखी थी क्योंकि वो उसके पिता के दोस्त थे। कश्यप जी, कोई बात नहीं, अगर आपको आगे कभी टाइम हो तो क्या हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये मेरी वाइफ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मिहिर, अभी मैं पक्का नहीं कहता, बट इन फ्यूचर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ये प्रोजेक्ट ज़रूर करूँगा। मिहिर बहुत खड़ूस था लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत चाहता था। ये उनके पिता के दोस्त थे तो वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। उनका प्रोजेक्ट भी अच्छा था, बाँ भी नहीं कर सकता था, ये फ्यूचर पर छोड़ दिया। कश्यप जी, कोई बात नहीं, शादी के बाद इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, ओके कहकर चले जाते हैं। मिहिर अर्जुन के साथ अपने केबिन में आ जाता है। अर्जुन को कॉफ़ी लाने का बोलता है। अर्जुन कॉफ़ी लेने चला जाता है। तभी मिहिर की कंपनी के बाहर एक ब्लैक कलर की वादी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से रेड शॉर्ट ड्रेस पहने लड़की बाहर आती है जिसने अच्छा खासा मेकअप कर रखा था। ये लड़की मिहिर जो कि विष्णुनाथन के साथ एक होटल का प्रोजेक्ट कर रहा है उनकी बेटी है, जो कभी कभी यह आ जाती है। नाम तो प्रोजेक्ट का लेती है लेकिन देखना इनको मिहिर को है, जबकि मिहिर को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो लड़की जिसका नाम टिया है मिहिर के फ्लोर पर जाती है। वहां अर्जुन जो अभी कॉफ़ी रखकर मिहिर के केबिन से बाहर आया था, टिया को देख उसका मुंह बन जाता है क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। टिया, मिहिर अंदर है। अर्जुन जी कहता है और चला जाता है। टिया बिना नॉक किए अंदर चली जाती है। वो ये जानकर करती है पहले भी कितनी बार डांट खा चुकी पर सुधरती नहीं। उसे लगता है मिहिर उसे पसंद करता है, लेकिन बेचारी का ये भ्रम आज टूट जाएगा। मिहिर जो इस वक्त अपने लैपटॉप में बिजी था, दरवाजे की आवाज़ सुनकर अपनी नज़र ऊपर उठकर देखता है तो उसका खून खौल जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन टिया जैसे बेशर्म लड़की को इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बोलती है, टिया, मिहिर पापा ने कहा है कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स मुझे समझा देना। क्या है कि पापा दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी है तो ये वाला प्रोजेक्ट अब तुम्हारे साथ मैं करूंगी। मिहिर अब तक गुस्से में लाल हो चुका था। वो कॉल करके अर्जुन को बुलाता है और टिया की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है। अर्जुन, मैं आए कमीन सर। मिहिर, हम बस इतना ही बोलता है। अर्जुन, सर आपने बुलाया। मिहिर, टिया की तरफ देखते हुए, मेरे ऑफिस में गंदगी साफ करो। अर्जुन समझ जाता है लेकिन जानकर मिहिर को छेड़ते हुए, अर्जुन, कहाँ है सर, आपका ऑफिस तो पूरा नीट एंड क्लीन है। मिहिर, टिया की तरफ इशारा करते हुए, ये इतनी बड़ी गंदगी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही या जानबूझकर अनजान बन रहे हो? टिया गुस्से से, मिहिर तुम मुझे गंदगी बोल रहे हो? मिहिर, अभी तक तो बोल ही रहा हूँ, नहीं गई यहाँ से तो सीधी रोड साइड के डस्टबिन में मिलोगी। टिया, मिहिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझे यह पापा ने भेजा है और काम से ही आया हूँ। मिहिर, काम दिख तो नहीं रहा, बिना नोवक किए तुम मेरे ऑफिस में आए हो। पहले भी तुम्हें बोल रखा है लेकिन तुम नहीं सुधरी, इसलिए अपने पापा से बोल देना। मिहिर, गिप्टा ने उनकी डील कैंसिल कर दी है, वो मेगो नाउ। अर्जुन, मिस्टर नाथन को डील कैंसिल की मेल कर देना। टिया तब भी नजी जाती और वो मिहिर के पास चली जाती है। टिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये डील कैंसिल मत करो। मिहिर अब टिया का हाथ पकड़कर उसे तेज धक्का देता है, जिससे वो सीधी दरवाजे के वह गिरती है। मिहिर, नाउ गेट आउट। टिया गुस्से में वह से चली जाती है। मिहिर का मूड ऑफ हो चुका था जिसे अर्जुन समझ रहा था। अर्जुन, सर मैंने नाथन को मेल कर दिया है। मिहिर, हम मिहिर के घर पर आशी मिहिर का वेट कर रही थी क्योंकि वो जब से यह आए थी तब से उसने मिहिर को नहीं देखा था। आशी, आंटी मिहिर जी कब आते हैं? प्रिया जी, बेटा उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, वो रात को लेट आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं।
ऐसे ही शाम हो जाती है, सभी गार्डन में बैठे थे क्योंकि आज अंजलि जी भी जल्दी आ गई थी और अभिनव जी अब घर पर ही रहते हैं और अपनी ओल्ड एज एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन साथी के साथ। प्रिय पाठकों, अभी स्टोरी थोड़ी बोरिंग चलेगी लेकिन आगे बहुत राज खुलेंगे जो हर किसी जीवन में उथल पुथल ला देंगे, कुछ के लिए अच्छी और किसी के लिए बहुत बुरी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट्स एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।